फिजूल खर्ची। मम्मी जी, दो बच्चों को लेकर इतनी दूर का लंबा सफर, इतनी गर्मी, लू की लहर, कितना थक जाएगी ना दीदी आते आते। बस सब लोग सकुशल मंगल पहुंच जाए। गीता ने सासू माँ को फोन रखते ही पूछा। अजो अपनी बेटी तन्वी से ट्रेन पे बैठने की सूचना ले रही थी, फिर भी ना जाने अपने मायके जैसी बातें। हाँ ठीक है, लंबा सफर है, पर मेरी बेटी और नाती नाती एसी से आ रही है। तुम्हारे मायके वाले की तरह स्लीपर के सफर नहीं करते मेरे बच्चे। उतनी ठंड में तुम्हारे पापा आ गए थे स्लीपर में। अरे भारी की गाड़ी ना सही, एसी में तो आ ही सकते थे ना। और औकात ना हो तो बात समझ में आती है, पर इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, सब बच्चों को शादी ब्याह कर लिया, पर अब ऐसी क्या कंजूसी। मम्मी जी, पापा जी शुरू से ऐसे हैं। हम तीनों बहनें थे, एक भाई, सबके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के लिए सोचने के कारण, साथ ही अपने भाई बहनों का बड़ा कुनबा होने के कारण उन्होंने कभी फिजूल खर्च नहीं करी। इसे फिजूल खर्च नहीं कहते, अपने लिए सोचना और खर्च करना कहते हैं बहू। स्टेटस मेंटेन ना हो तो ना करे, पर अब उम्र होने चली है। इतनी ठंड गर्मी बरसात से निकलने से पहले या तो एसी से ही छोटी छोटी बातों को अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो बनता है ना। और उनका यही गुण तुम्हें भी कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी तो 100 रुपया खर्चा करने से पहले 200 बार सोचती हो। पर अब अपनी ये आदत छोड़ो और ससुराल के अनुसार चलो, समझी। उसकी सास अपनी बहू से बोली। 100 की जगह 200 खर्चा करने के ससुराल की आदत कौन सी अच्छी है मम्मी जी। जुबान पे आई बात गीता मन ही में रख लिया, क्योंकि बहस करने से कोई नतीजा तो नहीं निकलने वाला था। हाँ, ये सच था कि पापा शुरू से ही मित हुए थे और हर आर्थिक खर्चे को कम निपटाने की कोशिश करते थे। पर हाँ, ये भी सच था कि अगर कोई जरूरतमंद उनके आगे हाथ फैलाता तो उसे कभी निराश नहीं करते। जितने उनकी कंजूसी की चर्चा करने वाले थे, उससे अधिक उनकी परोपकार कायल भी कहते थे। किसी के घर में हारी बीमारी हो, किसी के बच्चे का दाखिला हो या किसी की बेटी की शादी हो, मदद मांगने वाले कभी पीछे नहीं हटे। माँ कहती भी थी, पहले खुद की बिटिया की शादी तो अच्छे से निपटाओ, बेटे को पढ़ाओ, फिर दूसरा का सोचना। तो वे कहते थे, पहली बात कोई मुझसे खैरत नहीं लेता श्रीमती जी, मैं उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ, उसके पास वापस पैसे होते हैं तो वो मुझे वापस कर जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो उसकी आंखें की सीधा और मन से निकलने वाली दुआ जो मिलती है वो मेरे बच्चे पे ही तो पड़ेगी ना। और सच में तीनों बहनों की शादी अच्छे अच्छे घर में बिना एक पैसे दहेज की हुई। भाई पहली बार में ही इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर गया, सब बदल गया। पर पापा आज भी वैसे ही है। जहाँ पैदल जा सकते हैं रिक्शे में नहीं जाएंगे, जहाँ 100 से काम चल सकता है वहाँ 50 में ही काम चला लेंगे। और उनकी इस बात में गीता को भी कोई बुराई नहीं दिखती थी और वो भी लगभग उनके इसी रंग ढंग में ढल चुकी थी। पर ये बातें उसकी सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा इस बात का ताना देती रहती थी, मायके के पैसे पकड़ने की आदत छोड़ो और ससुराल के रंग में ढल जाओ। ट्रेन का सफर उसने और उसके भाई बहनों ने कभी एसी में नहीं किया था, हमेशा स्लीपर में आए थे। तो दूर मुंबई से आ रही बच्चे सहित नैन तो पहुँचते पहुँचते हाल काल हो जाएगी, यही सोचकर उसने सासू माँ से चर्चा की थी। पर बदले में झिड़की मिली। नैन ने अभी साल भर पहले ही फ्लैट लिया है मुंबई में, अभी छुट्टियां पड़ी है तो 10-12 दिन के लिए आ रही है। यूं तो नैन का स्वभाव माँ की तरह है, पैसे को पैसा ना समझने वाली, पर दोनों बहुत समझदार है। और दोनों बच्चे भी। घर खरीदने के बाद पहली बार आ रही है ननद, तो सासू माँ ने सारी तैयारी कर ली थी। बहुत भीड़ थी ट्रेन में। मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना, आते ही तन्वी बोली, पर फर्स्ट एसी में कौन सी भीड़ होती है, तो उसी से आती है ना। नीरजा जी ने बहू को सुनाते हुए कहा, वो दरअसल मम्मी इस बार हम लोग 3rd एसी से आए हैं। ओह कोई बात नहीं, 10 दिन आराम करेगी ना, यहाँ फिर ठीक हो जाएगी। जा जल्दी से नहा धो ले। बहू डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगा रही है। दोनों बच्चों को नाश्ता करा लिया तो नैनी ने उन्हें चॉकलेट बिस्कुट नमकीन का बड़ा सा पैकेट जो मंगवा कर रखा था थमा दिया। अरे वाह नानी, हम दोनों इतने सारे चॉकलेट बिस्कुट तो 10 दिन तक शेयर करके खाएंगे, बच्चे अपनी नानी से कहते हैं। सुबी और रवि ने कहा, नहीं मेरा बच्चा, सब खा लो, नानी फिर मंगवा देगी। नहीं नहीं नानी, मम्मी गुस्सा करेगी, हम आराम से खाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और अभी भी नाश्ता किया है ना, ये सब बाद में खाना, अभी जाओ तुम लोग बाहर खेलो। तन्वी ने उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहा,
क्या तन्वी, खाने दो ना बच्चे को, खुद तो खिलाती हो और मैंने दिया तो मना कर दिया। अब मैं भी नहीं देती मम्मी, देती हूँ तो शेयर करके खाने को कहती हूँ। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है ये चीजें, दूसरी क्या दूसरी बोल तो। फ्लैट लेने के बाद हाथ इतना तंग हो गया है कि हम लोग फालतू खर्चे को करने से बचने लगे हैं मम्मी। खैर छोड़ो ये सब बातें, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे भाभी और विकास के लिए। भाभी देखना कैसी है। तन्वी ने पैकेट खोलते हुए, जिसमें 2 सूती साड़ी, मैचिंग की चूड़ियां और सिंदूर और एक कुर्ता पैजामा था। बहुत सुंदर डिजाइन का है दीदी, और आप इतने प्यार से लाई हो तो और सुंदर भी हो गया। मैं कल ही ब्लाउज सिलवाने दे दूंगी, और उनके कुर्ते का रंग भी बहुत प्यारा है। गीता ने साड़ी हाथ में उठाते हुए कहा, पर लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, बहुत पसंद आया, बोलती हुई नीरजा जी में से कांजीवरम सिल्क के नीचे देखना तो दूर, सोचने तक बाली उनकी बेटी सूती साड़ी कब से खरीदने लगी। साथ ही वो जो पहनकर आई थी वो भी अभी पहना था, अब सूती साधारण थी। 1 साल में इतना कैसे बदल गई उनकी तन्वी। मन में तो बहुत कुछ लाने और कहने का करता था, पर अभी हालत। पर हाँ, मैं भी जब से सूती पहनने लगी हूँ तब से एहसास हुआ है कि ये बड़े आरामदायक होते हैं, और अब तो मैं यही पहनूंगी हमेशा। भारी कपड़े पार्टियां के लिए ही ठीक होते हैं। दीदी आप आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, यही हमारे लिए उपहार कम थे क्या? ये नहीं भी लाती तो चलता, पर लेकर आई हूँ तो मैं आपको पहनकर भी दिखा दूंगी। गीता ने वातावरण हल्का किया। 2 दिन बाद गीता 4-5 सूती साड़ी सूट पीस लेकर आई और नीरजा जी को दिखाया। दिखा दी ना अपनी औकात बहू। अरे अभी उसके हालत ठीक नहीं है तो तू ऐसे सूट पीस लाई है उसके लिए? उसकी सास बोली, अभी अभी के चक्कर में वापस कर और कोई हेवी सूट लेकर आ। मेरी बेटी के लिए तुम्हें ये पैसा जोड़ने वाली मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। मम्मी जी, जितने में ये 5 सूट आए हैं ना, उसमें कुछ और पैसे ला कर हेवी सूट आ जाएगा। पर दीदी आजकल यही पहनती है ना, और बता भी रही थी वहाँ सिलाई बहुत महंगी है, तो मैं सोच रही थी सारे उन्हें सिलवा कर ही दूं, उनके काम आ जाएंगे ये सब। वाह कितने अच्छे प्रिंट है सूट, कहाँ से लाई हो भाभी? आपके है। वॉशरूम से बाहर आई तन्वी को सूट बहुत पसंद आया। लो, आई तो आपके लिए ही थी दी, पर मम्मी जी ने कहा है कि वापस करके हेवी सूट ले आओ। नहीं मम्मी, बहुत बड़े है मेरे पास, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी खरीदारी करती रहती थी। अभी भी कई हेवी कपड़े ऐसे ही है जिन्हें मैंने एक बार भी नहीं पहना है। ये बढ़िया है भाभी, मैं तो यही लूंगी। नीरजा के मुंह बन गया। गीता ने सूट सिलाने को दे दिया और खुश होने उठी। हद से ज्यादा खुले हाथों से खर्चा करने वाली अपनी बेटी को अब हर चीज में उतना ही ज्यादा समेट कर और सोच समझ कर खर्च करता देख नीरजा जी का मन भर आता है। पर दामाद जी की कमाई बहुत अच्छी थी। फ्लैट लेते वक्त उन्होंने 1 पैसा किसी से नहीं लिया था। उन्हें लग रहा था शायद दामाद जी के दबाव में तन्वी ऐसी हो गई है। एक दिन पूछ बैठी वो, तन्वी तू क्या से क्या हो गई बेटा? नहीं अच्छा लग रहा है तुझे ये सब तरह से सोचता देखकर, इस तरह जीता देखकर? मम्मी अब तो मैं सही राह पे चल रही हूँ। परियों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई थी मैं। बहुत कमाते थे सुमेश और सब उड़ाते जाती थी। जब तक सारे पैसे खत्म हो जाते, महीने का अंत आ जाता और फिर पैसे भर जाते। कपड़े, जेवर, पार्टियां, होटल और खाना घूमना, फिर सबसे जमकर खर्चा करते रहने के कारण हमारी सेविंग तो कभी हुई ही नहीं। और मुंबई जैसी जगह में फ्लैट, तुम समझ रही हो मम्मी, शादी से पहले एक फ्लैट खरीदा था सुमेश ने। उसे बेचने के बाद हमें एक लंबी चौड़ी रकम लोन पे लेनी पड़ी। फ्लैट के लिए लोन लिया, हमें तो लगा अपने पैसे ही होंगे तुम लोगों के, पर किसी से थोड़ी बहुत मदद भी तो नहीं मांगे तुम लोगों ने। उसकी मम्मी अपनी बेटी से बोली, किस मुंह से मांगती मम्मी? मेरा रहन सहन और फिजूल खर्ची देखकर सब तो यही समझते थे ना कि हमारे पास बहुत पैसा है। इसके बाद ही हमने कभी किसी की कोई मदद नहीं की, तो किस मुंह से मांगते किसी से? अभी हमारी आधी से अधिक सैलरी लोन पे हम चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। अभी भी नहीं समझूंगी तो और संभलूंगी तो कब मम्मी? इसलिए मैंने अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब तो ये कहते हैं कि कभी कभी कहाँ चलो वहाँ चलो, पर मैं ही मना कर देती हूँ। वो बोली तन्वी अपनी मम्मी से।
बेटा खुद को कष्ट देकर इस तरह लाइफ स्टाइल कष्ट बिल्कुल कष्ट में नहीं है मम्मी। अपनी इच्छा से खाती हूँ, पहनती रहती हूँ और अभी भी सुमेश की इतनी सैलरी आती है कि जैसे रह रही थी थोड़ा 19-20 करके वैसे रह सकती हूँ। तन्वी जवाब दिया, पर मैं अब खुद इस तरह से रहना पसंद करने लगी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। 4 पैसे जमा होंगे तो हमारे बच्चे और हमारे अपने के काम आएंगे ना। और खर्चा करके दिखावा करने का कोई अंत नहीं है, जितना करो कम ही पड़ जाएगा। तन्वी ने जवाब दिया, परीक्षाओं को मानना, स्टेटस को मेंटेन ना करना तो गलत है ना। बच्चे इच्छाएं अब तृप्त हो चुकी है मम्मी। बहू भी तो यही कहती है, खर्च और दिखावे का ना कोई सीमा है ना अंत। जहाँ सूती से काम चल जाए वहाँ सिल्क क्यों, जहाँ रिक्शे से काम चल जाए वहाँ गाड़ी क्यों। बहू कहती, जहाँ रोज गाड़ी से चल जाए नोट क्यों। भूखा नंगा रहकर या कोई काम रोक कर पैसे नहीं बचाते, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचा करके तो अगर 4 पैसे बच जाए तो क्या बुरा है, हमारे ही काम आएंगे कल को। तन्वी को वो 5 सूट, बच्चों को कपड़े, दामाद जी के लिए घर में बनी पाप परवरी अचार मटरी बांधने के बाद गीता ने एक लिफाफा को पकड़ा दिया तन्वी को। ये क्या कर रही हो भाभी, इतना कुछ तो दिया है, इसकी क्या जरूरत है। तन्वी बोल पड़ी, दीदी अभी हमारे खर्चे बहुत बड़े नहीं है, सब कुछ ठीक चलने के बाद भी थोड़े बहुत सेविंग हुई है। जानती हूँ आपको लोन की रकम के आगे ये बहुत कम है, पर बूंद बूंद से घर भरता है। इसको जमा कर दोगी तो सूद थोड़ा कम हो जाएगा, पर विकास की सैलरी अभी भी नहीं है, तुम लोगों को भी तो बहुत कुछ करना है। तन्वी बोली, एक तो अभी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं होगी जो आपसे मांग लेंगे, आप फिक्र मत करें, हम वक्त पे एक दूसरे के काम आ जाएंगे। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। 2 रुपये बचाने के लिए पूरी सब्जी मंडी बाजार घूम जाने वाली बहू आज हर खर्च सोच समझ कर विश्लेषण के बाद करने वाली बहू बेटी को लिफाफा थमा रही है। नीरजा जी समझ गई थी कि बहू पैसे पकड़ाती तो जरूर है, पर उसकी पकड़ संस्कारों पे ही है, यही बहुत है। अब उसे भी समझ में आ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।